हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी यूनिट ग्रेविटेशन शुरू रखते हैं। तो उस दिन तो हमने ग्रेविटेशन में थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कि हाँ दो बॉडीज हैं, उनके मास, उनका डेप्थ के साथ, उनका हाइट के साथ क्या रिलेशन है, ये सब किया था। आज थोड़ा सा एक पॉइंट और है इसमें कि बाय चांस हमने अभी तक जब तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मुझे क्या स्टेट करता है कि दो बॉडीज है, ए जिसका मास है m, एक बॉडी है b जिसका मास है स्मॉल m, जिनको r डिस्टेंस से किया गया, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है। अब केस क्या जाता है कि ये तो नहीं है कि यूनिवर्स में इस वक्त जैसे इस रूम में मैं इकलौता हूं तो इसमें और कोई साउंड वगैरह नहीं है, बहुत सारे साउंड्स है, वो भी कोई ना कोई पार्टिकल एटम्स रहे होंगे। तो जब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं ए और बी, तो क्या पता उसी टाइम कोई सी बॉडी हो, यहां हो सकती है, कोई डी बॉडी हो, यहां हो सकती है, ई बॉडी हो, यहां हो सकती है, एफ बॉडी हो, यहां हो सकता है, और क्या पता जी इसके बिल्कुल पास हो और H इसके पास हो और J इनके बिल्कुल बीच में हो। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ड्यू टू बी, ठीक है। अब निकाल लेता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू जी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू जी। जाहिर सी बात है मैं अज्यूम कर लेता हूं, चलो इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं पहले सिंपल मेथड से, कि जितनी भी बॉडीज हैं उन सब का जो मास है ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, ठीक है, और आई जे ओ, आई तो लिखा ही नहीं मैंने, कोई नहीं, एबीसीडी में गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। तो देखो इन सब का जो मास है वो मैं क्या मान लेता हूं, सबसे पहले सिंपल मेथड से समझते हैं, इक्विवेलेंट है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू जी वो भी मेरे पास सेम आएगा, जी एम एम अपॉन डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस बाय चांस r1, तो इसका क्या कर दिया r1, इसका r2, इसका क्या कर दिया r2। तो बाय चांस दिस इज द फोर्स ऑफ a with respect to f, force on a with respect to f is equal to gmm upon r2, ऐसे कर करके so on, ऐसे कर करके बाय चांस मैंने ऐसे फोर्स ऑन ए ड्यू टू n पार्टिकल इज इक्वल टू gmm अपॉन rn, rn इज द जितने भी n पार्टिकल्स हैं, मैंने तो फिर भी एग्जांपल लिया है कि ए बी सी डी एफ जी एच कुछ ऐसे हैं। तो जब मेरे पास ऐसे आ जाता है कि एक पार्टिकल पे एक ही टाइम पे अलग अलग बॉडीज अलग अलग फोर्स लगा रही हैं, जिनका मास तो मैंने सेम ले लिया लेकिन डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, अब अलग दिख रहा है, ए और बी से ज्यादा ए और डी का हो सकता है, ए और सी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पे जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये मुझे क्या स्टेट करता है, एफ टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू n तक। ये आई क्या है, फोर्स ऑफ ए ऑन ए ड्यू टू बी, बी एक जितनी बॉडीज है एक बॉडी से लेकर n बॉडीज तक, ठीक है। तो जो फोर्स है उसका क्या हो जाएगा समेशन, वो क्या करता है F1, F2, F3, F4, Fn divided by n. This is the superposition principle. Repeat करता हूँ, when two or more bodies या n types of bodies are moving या act on a same body for a small या for same time, then their sum of the forces is equal to the summation of, or we can say F1, F2, F3, F2, Fn divided by number of the फोर्सेस या नंबर ऑफ द बॉडीज, उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी जब प्रेजेंस एक टाइम पे अलग अलग बॉडीज की अलग अलग टाइप की होगी तो वहां पर हमारा क्या लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को थोड़ा सा सिंपल मेथड से करते हैं। क्या करते हैं,
दो बॉडीज ले लेते हैं, ठीक है। एक ये बॉडी है, एक बी बॉडी है और एक सी बॉडी है, ठीक है। ये एक दूसरे के ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस भी क्या है r। तीनों का मास भी सेम ही ले लेता हूं इस बार तो m, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स ऑन फोर्स ऑन, बताओ कौन सी बॉडी, बाई चांस बी पे निकाल रहा हूं ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। दो बॉडीज ली है मैंने, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा भाई, मास है g m अपॉन r स्केयर। ये क्या हो जाएगा, g m अपॉन r स्केयर। सिंपल है ना। तो बी पे मेरे पास दो चीजों का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वही से फिर से समेशन आ जाएगा, या मैं कहूंगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एफ बी ए प्लस एफ बी सी मीन्स जी एम एम अपॉन आर स्केयर प्लस जी एम एम अपॉन आर स्केयर, है ना। तो क्या आ गया, 2 GM अपॉन आर स्केयर, यानी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अगर वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पे और सेम मास पे है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अब देखते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है, यहां पर जो ए बॉडी का किसी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, बाई चांस यहां एक पॉइंट बना लेते हैं, दिस इज पॉइंट डी, कि मुझे इस पॉइंट पे बताओ अलग अलग बॉडीज का क्या फोर्स लगेगा। यानी डी पॉइंट पे ए बॉडी का कितना फोर्स है, बी बॉडी का कितना फोर्स है और सी बॉडी का कितना फोर्स है, और ये क्या है, मिड पॉइंट है, कर लेते हैं। तो दिस इज r/2, दिस इज ऑल्सो r/2, यानी बी और सी से वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। और मैंने ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी इसलिए की है, डी ना कट जाए। एंड दिस इज, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फोर्स ऑन डी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट, ड्यू टू ए पॉइंट, यूनिट मास ले लिया कि हाँ ये 1 मास है, 1 kg है, तो यूनिट ही ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो वरना ये जी का रिलेशन भी बता देता, जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए इज इक्वल टू जी एम, यूनिट मास है तो अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्या है, ए डी स्क्वायर। तो मुझे पहले किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ए डी की। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, AB is hypotenuse, BD is base. तो hypotenuse it means AB square is equal to BD square plus AD square। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AD की। तो AD square is equal to AB स्केयर माइनस BD स्केयर, अरे भाई हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस बेस का स्केयर। तो AD स्केयर इज इक्वल टू AB इज R स्केयर माइनस BD कितना है, R/2 स्केयर। कितना हो गया, AD स्केयर इज इक्वल टू R स्केयर माइनस R स्केयर डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम लिया, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 3r स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू फॉर AD स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको फिर से नोट डाउन कर लेता हूं। तो यहां पर जो फोर्स बनेगा वो कैसे बनेगा, इज इक्वल टू GM अपॉन AD स्क्वायर किसके इक्वल था, ये ना AD का स्क्वायर ही है मैंने, तो ये किसके इक्वल है, 3r स्क्वायर अपॉन 4, इट मींस 4GM अपॉन 3r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए, जिसको मैं क्या कर लेता हूं, यहां नोट डाउन कर लेता हूं, 4GM अपॉन 3r स्क्वायर, है ना, 4GM अपॉन 3r स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्स ऑन डी
ड्यू टू बी। तो वही gm अपॉन क्या हो जाएगा bd स्केयर कितना है r स्केयर बाय, तो r स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 4gm। ऐसे ही d पे किसका c का, वो भी कितना हो जाएगा 4gm अपॉन r स्केयर, है ना। इन सबको फिर से ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 4gm अपॉन 3r स्केयर प्लस 4gm अपॉन r स्केयर प्लस 4gm अपॉन r स्केयर। इन सबको मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो 4gm मेरा कॉमन हो गया 1 अपॉन 3r स्केयर प्लस 1 अपॉन r स्केयर प्लस 1 अपॉन r स्केयर। ठीक है, अब इसको ऐड करने से पहले एक कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, इसको एक कंसेप्ट पे ध्यान दे देते हैं। ये देना जरूरी है, वैसे रिजल्ट ये आएगा, कोई गारंटी मतलब कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, लेकिन कई बार बुक में ऐसे कर देते हैं, वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कर देते हैं। ठीक है, यानी एक क्वाड्रेंट है, ये है प्लस एक्स, ये क्या है माइनस एक्स, ये क्या है प्लस वाई, ये क्या है माइनस वाई। तो बाई चांस बी पॉइंट सेंटर पे है, क्वेश्चन में अगर बी पॉइंट सेंटर पे दे रखा हो, तो B से ये D पॉइंट है, ये किसके लॉन्ग जा रहा प्लस x के, और ये क्या है C पॉइंट है, ये क्या है C पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज D पॉइंट, दिस इज। तो B से C जब इस तरफ जा रहा है तो प्लस x, और जब C से D जा रहा है तो माइनस x, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या था नेगेटिव। तो अगर क्वेश्चन ये दे रखा हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के ओरिजिन पे है, तो यहां से BD का जो रिजल्ट आएगा वो तो क्या आएगा प्लस में, और FDC यानी C इस बार किस तरफ मोशन में है, इस तरफ माइनस x की तरफ है ना बेटा, वो ओरिजिन पे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अगर ये माइनस हो जाता तो ये दोनों कैंसल आउट और रिजल्ट मेरा क्या रहता किसी एक बॉडी के इक्वल, लेकिन मैंने ऐसा अभी नहीं बोला। तो बाय चांस ही कंसेप्ट की बात है, आप लोग को अगर ओरिजिन की बात करेगा तो फिर मेरे लिए क्या फैक्टर रहेगा डायरेक्शंस का, क्या फैक्टर रहेगा डायरेक्शन का। दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी सॉरी एट पॉइंट डी ड्यू टू सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का इफेक्ट जो रहेगा डी पॉइंट पे कितना रहेगा 4gm अपॉन 1/3r स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर। अगर कहोगे सर रिजल्ट चाहिए तो लो 4gm इंटू 1 अपॉन 3r स्क्वायर प्लस 2 अपॉन r स्क्वायर, वही r स्क्वायर कॉमन भी ले लूं 4gm अपॉन r स्क्वायर 1/3 प्लस 2, क्या रिजल्ट आएगा 3 to the 6 6 1 1 7 4gm upon r square into 3 to the 6 or 1 7 divided by 3. This is the result. This is the result. ठीक है, अब करते हैं केपलर्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का वैसे तो फर्स्ट टॉपिक है लेकिन आसान है। केपलर्स ने 3 लॉ स्टेट किए थे हमारे पास, केपलर्स ने 3 लॉ स्टेट किए थे, वो क्या थे देखो। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसने क्या किया था हमारे ऑब्जेक्ट्स को मोशन में ले गया। तो उसका जो फर्स्ट लॉ था वो करता है द ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन in elliptical path and sun is situated at 1 foci length। ठीक है, यानी उसका जो फर्स्ट लॉ था उसने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अलोंग, या मैं कहूं एक हैवी बॉडी के अलोंग, मैं इसको शिट दिस इज सन, तो जितने भी मेरे प्लैनेट्स हैं बाय चांस ये मेरे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये किसके अलोंग घूमते हैं सन के अलोंग घूमते हैं।
किस पे? इलिप्टिकल पाथ पे। इलिप्टिकल पाथ क्या होता है? जब एक बॉडी प्रॉपर सर्कल ना हो, कहीं एक साइड से उसका रेडियस कम और कहीं एक साइड से उसका रेडियस ज्यादा हो, ठीक है। और उसमें लास्ट में उसने बोला व्हेन एंड सन इज सिचुएटेड एट वन फोकाई लेंथ। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट लिखते हैं। सेंटर पॉइंट है ये, सेंटर पॉइंट क्या है? ये सन क्या है? सेंटर पे नहीं है, वो उससे कुछ दूरी पे है। दिस इज द फोकाई लेंथ, द लेंथ ऑन इलिप्टिकल पाथ। यानी इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, इसका सेंटर है ये, ठीक है, इसका सेंटर है ये और सन है यहां पर। तो उसके सेंटर पॉइंट से जितनी दूर सन है, इसको ही मैं क्या बोलूंगा? फोकाई लेंथ। यानी जो सन है इलिप्टिकल पाथ में, वो भी सेंटर पे नहीं है, वो भी किस पे है? एक फोकाई लेंथ पे, ठीक है। वो सेंटर में नहीं है, इलिप्टिकल पाथ उसके अलोंग घूमते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं केपलर्स का सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ स्टेट करता है मुझे क्या, कि भाई जब ये फोकाई लेंथ की वजह से जो एरिया सबटेंड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। जो मायने भी रखता है ये सेकंड लॉ, क्या था? बाय चांस दिस इज सन, ठीक है, और दिस इज, ये है मेरा सेंटर, तो दिस इज, ठीक है। अब मैं अर्थ की 4 पोजीशंस ले लेता हूं, अर्थ की 4 पोजीशंस ले लेता हूं, ठीक है। E1 जब अर्थ यहां था, E2 अर्थ यहां था, E3 अर्थ यहां थी, E4 अर्थ की पोजीशन। तो जो एरिया A1 यहां का जो एरिया है, ये जो एरिया सबटेंड करेगा, ये किसके इक्वल होगा? इस एरिया के इक्वल होगा, यानी A2। इट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2। यानी केपलर्स सेकंड लॉ स्टेट करता है द एरिया सबटेंडेड बाय सन in a regular time is equal। जो ये रेगुलर टाइम है, उसने कहा कि E1 से E2 तक जाने में अगर उसको 30 डेज लगे और E3 से E4 आने में भी उसको 30 डेज लगे, तो ये जो एरिया सबटेंड होगा A1 और A2, ये दोनों एरिया अगर टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो कोई मतलब नहीं है उनका R1 और R2 और R3 और R4 से, तो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। दिस इज द केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब केपलर्स का थर्ड लॉ, जो कि सबसे आसान है, वो उसने एक ही चीज बताई थी, द स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी दिस इज सन, दिस इज elliptical path, this is elliptical path, this is center, this is center, ठीक है। तो थर्ड लॉ स्टेट दैट टाइम पीरियड, अब यहां से लेकर E1 से लेकर E2 तक जाने का जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है? क्यूब ऑफ द रेडियस, क्यूब ऑफ द रेडियस। जो ये रेडियस है R1 और R2, इसका क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इट मींस यहां पर अर्थ, देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे समझो, E1, ठीक है, E1 से E2, और ये ले लेता हूं मैं थोड़ा सा एरिया का, E3 और E4। जैसे ज्यादा हमें अलग दिख रहा है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल नहीं है, लेकिन केपलर्स लॉ ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया था कि बाय चांस अब ये वाला जो उसका पैरामीटर है, पैरीमीटर जानते हैं ना, आउटर सरफेस की जो लेंथ है, और ये वाला जो पैरीमीटर है, यहां से जो नापने का मैंने बताया था 30 डेज, यहां भी कितना दिया उसने? 30 डेज। इट मीन्स इट्स वेलोसिटी is variable, तो जाहिर सी बात है अलग दिख रहा है कि ये ऑर्बिट कितना बड़ा है, ये छोटा सा है, इसमें भी 30 दिन लग रहे हैं सूरज अर्थ को यहां से आने में, इसमें भी 30 दिन लग रहे हैं।
तो जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, और वेलोसिटी जो वेरिएबल होती है, जाहिर सी बात है वो किसके अलोंग होती है, टाइम पीरियड के। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब करते हैं बेटा ये जो थर्ड लॉ है इसका प्रूफ, इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बाय चांस, दिस इज सन, ठीक है, और ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये इसके अलोंग जब घूम रही है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, वो क्या है, जी एम एम, या मैं को मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, है ना। इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स। अब ऐसे टाइम पे एक फोर्स और होता है, कौन सा, याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि एक बॉडी जब किसी पॉइंट के अलोंग घूमती है तो वो उसके तरफ जाने से या बाहर जाने से उसको जो बैलेंस करता है वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दूर कर रहा है, यानी ये इसके ऑर्बिट के अलोंग इसको मजबूर कर रहा है कि इसको इसी ऑर्बिट में घूमना होगा, ना तो दूर जाने दे रहा है ना पास आने दे रहा है। तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं आमने सामने लिखता हूं, यानी mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जी एम एम, मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि इस बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, अर्थ पे, अपॉन में आर स्क्वायर। एम से एम कैंसल आउट, एम से एम कैंसल आउट, आर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। दिस इज द रिलेशन। ये क्या है, वेलोसिटी, किसकी, अर्थ की, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी। जब अर्थ इसको एक सर्कुलर पाथ पे या इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं तो मैं अज्यूम करता हूं कि जो इसकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब सर्कुलर पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर अपॉन में टी, अपॉन में टी इज द टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में टी। यहां पर मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इस पूरी टर्म का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मींस 2 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। मैंने v की जो वैल्यू है v इज इक्वल टू 2 टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू मैंने यहां प्लेस कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या बन गया मेरे पास, r इंटू आर, आर क्यूब इंटू आर क्यूब अपॉन इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम। ये जी एम यहां ले आया और यहां क्या चला गया, टी स्क्वायर। अगर आप कहेंगे सर जी एम यहां लिख दो तो लो 2 मिनट के लिए मैं यहां लिख देता, तो ये जी एम यहां क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। अब देखो 4 कांस्टेंट वैल्यू, पाई कांस्टेंट वैल्यू, ग्रेविटेशनल, सन का मास सब कांस्टेंट वैल्यू। तो जब मैं आर क्यूब इंटू कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, किसके, टी स्क्वायर के। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द प्रूफ ऑफ द न्यूटन्स केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर नहीं समझ आया तो देखो मैंने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स और जो फोर्स था इन दोनों बॉडीज के बीच में उन्हें सामने रखा, एक रिलेशन निकाला, v स्क्वायर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जो ये वेलोसिटी थी ये क्या थी, अर्थ की घूमने की वेलोसिटी, वो क्या थी, टोटल सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर क्या था, सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम पीरियड, तो स्क्वायर था यहाँ पर, तो मैंने उसको स्क्वायर किया तो रिजल्टेंट ये आया। मैंने इन दोनों को आमने सामने प्लेस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट वैल्यू उसको जब मैंने इज इक्वल टू में पुट किया तो वो क्या आ गया मेरा, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, थैंक यू।